নমস্কার, আমি সঞ্চিতা। হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালের প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে আজ হার্ট এবং হাইপারটেনশন সংক্রান্ত আলোচনায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। হার্ট বলতে গেলে আমাদের শরীরের একটি পাম্প মেশিন, যা আমাদের শরীরের সমস্ত অংশে রক্ত সরবরাহ করে এবং সেই সাথে অক্সিজেন এবং কিছু নিউট্রিয়েন্টও সাপ্লাই করে। আমরা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন এই হার্ট অবিরাম একেবারে সব সময় কাজ করে যাচ্ছে 24 ঘন্টা। তার অ্যাক্টিভিটি বন্ধ করলেই আমরা মৃত্যুপথযাত্রী হই। তাই ভুলেও কেউ হার্টের অযত্ন করবেন না। এখন সামনে শীত মরশুম, এই মরশুমে হার্টের কি বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার সে বিষয়ে আমরা কথা বলবো। এবং যত্ন নিতে আমাদের আজকাল দেখা যাচ্ছে যে হাইপার টেনশন একটা মারাত্মক সমস্যা, সে নিয়েও আমরা কথা বলবো। আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত থেকেছেন আগরতলা ILS হসপিটালের ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর হেমন্ত কুমার গড়। অনেক অনেক স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে। আশা করি আপনি ভালো আছেন স্যার। তো যেটা আজ হার্ট নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু এরপরেও আপনার সাথে কথা বলবো একটু হাইপার টেনশন নিয়েও। সেটা একটা সমস্যা, এখনের একটা জ্বলন্ত সমস্যা। তো হার্ট কি, এটা আমাদের দর্শকদের জন্য যদি একটু প্রথমেই একটু ইন্ট্রোডাকশনে বলে দেন। হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেলিওর, এই দুটোর মধ্যে কি ফারাক? हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। हाँ, हार्ट फेलियर। देखिए, अटैक मतलब हमला होना। हाँ, एकदम। तो हार्ट पे अगर हमला हो रहा है तो उसको बोलेंगे हार्ट अटैक। अगर उस हमले की वजह से हार्ट को डैमेज हो जाता है तो उसके बाद वो कम काम करता है, उसका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट फेल डेवलप होता है। तो बेसिक हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर इज टोटली डिफरेंट थिंग। हार्ट फेलियर हार्ट अटैक की वजह से होता है। अच्छा, हार्ट फेलियर माने एकेबारे मतलब हार्ट जितना उसको काम करना चाहिए, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है, वो अगर वो कम करने लगता है। और बहुत सारे कारण हैं हार्ट फेलियर होने के, लेकिन हार्ट अटैक के बाद अगर हार्ट फेलियर होता है तो उसका मेनली यही है कि हार्ट का पंपिंग पावर काफी कम हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। হ্যাঁ, ছোট ছোট সমস্যাগুলো আগে থেকেই তৈরি হতে থাকে যেগুলিতে হার্ট ফেলিওরটা আসে এবং সেটাই শেষ পরিণতি। তো কি কি লক্ষণগুলি, মানে সিম্পটমগুলি কি কি সিম্পটম হার্ট অ্যাটাক বা हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट अटैक बेसिकली মানে हार्टेर समस्याएं আমরা हार्टेर समस्या हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा है ना, उसको तो पूरा हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हार्ट अटैक के बारे में आप बता रहे हैं। तो बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए ब्लड चाहिए। अगर आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ये उंगली है, उंगली को काम कर रही है क्योंकि उंगली के ऊपर ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर आप उंगली को एक टाइट बंद कर लीजिए, आप रबड़ बैंड बांध लीजिए, तो क्या होगा, ब्लड नहीं जाएगा तो उंगली में पेन होने लगेगा। ठीक ठीक। तो ऐसे ही हार्ट अवश हो जाएगा, अवश हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ब्लूइशनेस आ जाएगा। तो ऐसे ही हार्ट भी मसल्स का बना है, वो कंटिन्यूस काम करता रहता है। उसके ऊपर 3 आर्टरी रहती है जो लगातार हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती रहती है। तो लगातार ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, लगातार काफी लंबे समय तक, मान लो धीरे धीरे करके ब्लॉकेज डेवलप हुआ है, या फिर अचानक से आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाए, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके हार्ट डैमेज होने लगता है। तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर आर्टरी बंद हो जाए, जब आर्टरी बंद हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई उस स्पेसिफिक उस मसल्स को मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो पेन होने लगेगा। और अगर पेन हार्ट में पेन नहीं, शोल्डर पे, तो बता रहा हूँ आपको, तो पेन हार्ट के अंदर तो पेशेंट फील करेगा नहीं, तो फील जो करेगा पेन चेस्ट में फील करेगा, चेस्ट में फील करेगा। मोस्टली जो बुक्स में बताया गया है कि जो पेन होता है वो जनरली लेफ्ट साइड होता है, और বুকের বাদিকে যে लेकिन दायां साइड भी हो सकता है, पर मोस्टली लेफ्ट साइड প্রথমে বাদিকেই হয় ব্যথাটা। और लेकिन वो पेन जो है हाथ में भी जा सकता है, আচ্ছা, लेफ्ट हैंड में जा सकता है, আমাদের কাঁধ দিয়ে একেবারে হাতের বাঁ হাতে দিয়ে ব্যথাটা নামে সেটা। और पेन आपका गले में भी हो सकता है, अच्छा, अप टू अम्बलाइकस। अच्छा, माने इवन अपर एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अपर एब्डोमेन पेन है, चेस्ट पेन नहीं हुआ है, तो पेशेंट गैस का पेन हो रहा था, तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली ये जो टिपिकल, और पेशेंट को जो पेन होगा उस पर लगेगा कि उस पर दबाव पड़ रहा है, छाती के ऊपर कोई मतलब बैठ गया है, एक कंप्रेशन टाइप का फील होगा जब। এবং এরকম ব্যথার মধ্যে অনেকেই নিজে থেকে ওষুধ খেয়ে নেয়, গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নেয়, এতে তো হার্টের উপর আরো বেশি চাপ পড়ে। तो बेसिकली आपका स्पेशली जो हमारा जो डायबिटीज पेशेंट है, ओल्ड फीमेल पेशेंट है, या ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट है, या जिनका पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जिनको पहले बाईपास हो चुका है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, जिनको किडनी डिजीज है, तो ऐसे लोगों को जो टिपिकल जो चेस्ट पेन है वो नहीं भी मिलता है।
ये सिर्फ हार्ट अटैक के बाद सिर्फ 75% लोगों में ही चेस्ट पेन डेवलप होता है, 25% लोग को पता ही नहीं चलता है कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया है। ठीक ठीक। जब भी ईसीजी देखते हैं तो पेशेंट को जब भी बताते हैं आपको हार्ट अटैक हुआ, तो विश्वास ही नहीं करता है कि मेरे को तो कभी हुआ ही नहीं है। तो स्पेशली जो मैंने आपको 5 कैटेगरी बताया, अगर कोई किसी को काफी लंबे समय से डायबिटीज है ना, या किसी को पहले ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, किडनी का डिजीज है ना, या किसी को मतलब पहले बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, ओल्ड फीमेल, खासकर इन लोगों को कभी कभी जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के समय पेन भी डेवलप नहीं होता है। तो जब रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने चलते हैं जब भी पता चलता है कि आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। সব সময় যে বুকে ব্যথা বা মানে চেস্ট মে পেইন যে होता है সব সময় তো সেটা নয় হার্টের नहीं। देखिए हार्ट, आप छाती में आप देखिए यहाँ पे स्किन भी है, बोन भी है, मसल्स भी है, लंग्स भी है ना, आपका स्टमक भी है। বুঝতে হবে। हाँ हाँ। तो आपका हर ऑर्गन की जैसे छाती में दर्द हो सकता है, तो हर छाती का दर्द हार्ट का दर्द नहीं है, लेकिन हार्ट का दर्द का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बताया कि कंप्रेशन एक फील होगा, जैसे छाती पे कोई दबाव फील हो रहा है, और स्पेसिफिक टाइप का ये है, कंप्रेशन टाइप का फील होगा। तो इसी को हार्ट अटैक से, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हर छाती का दर्द ही हार्ट अटैक। তো এই হার্ট অ্যাটাকের যে একটা ঝুঁকি আমাদের রয়েছে, আমাদের আজকালকার তো মানে অনেকটাই আমরা সবাই খুব খুব প্রম্পট লাইফস্টাইল मेंटेन अभी अभी जिस तरह अभी जो आईएलएस में मोटा मोटी मैं देख रहा हूँ कि डेली एक हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, लेकिन जो अमेजिंग बात क्या है कि त्रिपुरा के अंदर जो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं 50% पेशेंट्स का जो एज है वो बिलो 42 बिलो 43 ईयर्स है। তো मतलब ये बहुत अमेजिंग बात है। এটার কি কারণ এত কম বয়সে যে এটা মানে কোনো ধরনের টেনশন বা চাপ বা একটা তো থাকেই আমাদের লাইফস্টাইলে আজকাল। बेसिकली उसके तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक का। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है, और दूसरा यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज्यादा है, अल्कोहल डाइट बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये भी মানে আমাদের খাদ্য সমস্যা একটা বিশাল সমস্যা। यहाँ पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगरतला त्रिपुरा में जो यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं तो थोड़ा सा यंग एज में ही आ रहे हैं। ডাক্তারবাবু যেটা বলতে চেয়েছেন যে আমাদের ত্রিপুরা, উনি বাইরের আমাদের ত্রিপুরা এসে উনি আমাদের চিকিৎসা করছেন সকলের জন্য, তিনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলছেন যে ত্রিপুরার লোকেরা অনেক বেশি কম বয়সে হার্টের সমস্যায় ভুগছে, এবং এটার একমাত্র কারণ হলো খাদ্য। মানে আমরা যা খাচ্ছি সেটা হয়তো ঠিকঠাক হার্টের জন্য, আমাদের হৃদপিণ্ডের জন্য সেটা ঠিকঠাক নয়, এবং হার্ট ব্লকেজ, হার্টের বিভিন্ন সমস্যা সেজন্য আমরা ভুগছি। একটু জানতে চাইবো যে হার্ট ব্লক, অনেক সময় এই কথাটা শোনা যায়, আমরা অনেকে বলে হার্ট ব্লক হয়েছে। देखिए हार्ट ब्लॉक जो जनरल लेमैन लैंग्वेज में जो बात करते हैं वो दो तरीके से बात करते हैं। हार्ट के ऊपर जो आर्टरी है ना, उसको बंद को भी हार्ट ब्लॉक बोल सकते हैं, और दूसरा हार्ट ब्लॉक एक पेसमेकर के समय बोला जाता है। तो अगर हार्ट का रिदम कम हो गया है ना, तो उसको भी हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जो लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, पल्स रेट कम हो जाना, तो उसको भी लेमैन लैंग्वेज में हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। और अगर खून का आर्टरी, अगर हार्ट की जो हार्ट के ऊपर जो कोरोनरी आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको भी लेमैन में लैंग्वेज में हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। এর থেকে কি মানে প্রবলেমটা কি হতে পারে এক পেশেন্টের হার্ট ব্লক হলে পরে কি সমস্যা হয়? अगर निश्चय फर्स्ट टाइम तो से एकदम माने मृत्युर मुखे एरकम नय। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। अब हम बात करते हैं अगर खून की आर्टरी बंद हो रही है, कोरोनरी आर्टरी, जिस तरह हम लोग एंजियोग्राफी में बोलते हैं कि आपका ब्लॉकेज है, ठीक है ना। तो अगर देखिए अगर आपका ब्लॉकेज 70% से कम है तो आपको कोई सिम्टम फील नहीं होगा। अच्छा, जैसे जैसे 70% से ब्लॉकेज बढ़ता है तो पेशेंट को सिम्टम फील होता है। बिलो 70% में नो सिम्टम। अगर मान लो 70 to 80% ब्लॉकेज हो गया, अप टू 80% ब्लॉकेज हो गया, तो पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा। मान लो रेस्टिंग कंडीशन में बैठा है, उसको बोलेगा मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जब वो एक्टिविटी करेगा, मान लो सीढ़ी चढ़ेगा या कुछ हैवी काम करेगा या तो उसको चेस्ट पेन या कुछ हार्ट बीट तो सबका बढ़ेगा, लेकिन एक होता है ना, उसको एक एंजाइनल फील होगा, मतलब चेस्ट पेन फील होगा, या फिर उसको बोलेगा कि मैं सांस फूलने लगा, অনেকটা ক্লান্তি আসে, हाँ सांस फूलने लगा। अच्छा, तो ये अगर 70 to 80% ब्लॉकेज हो गया है तो ये फील होगा। अगर वो 80 to 90% अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा भी काम करने से, मतलब घर का रूटीन एक्टिविटी करने पे भी, मतलब 100-200 मीटर थोड़ा तेजी से चलेगा, उसमें उसको तकलीफ होने लगेगा। अगर 90 से 95% में उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, और अगर मान लो 95 to 100% या 90 to 100% अगर हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। 100% जो ब्लॉकेज है
अब जिस तरह मान लो अगर आप, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप बंद कर दीजिए इसको, बंद करने से क्या होगा, पूरी तरह से अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, स्टीप हो जाएगा, ब्लड बिल्कुल जाना बंद हो जाएगा, तो उंगली डेड होने लगेगा, डेड हो जाएगा। जब डेड हो जाएगा, आप अगर आप उसको खोलिएगा ठीक होगा, नहीं होगा कभी ठीक। तो अगर आपका ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसको इमीडिएट खोलना चाहिए। कारण क्या है कि आपने देखा होगा, मैंने कई नोटिस भी किया होगा, कई पेशेंट आपका ब्लॉकेज निकला है, यहाँ पे आपको एडवाइस किया है एंजियोप्लास्टी बाईपास करने के लिए, पेशेंट क्या बोलता है कि मैं नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, 1 सप्ताह बाद कराऊंगा, 2 सप्ताह बाद कराऊंगा। কেন বলে সেটা? या तो फाइनेंशियल कंडीशन है, या फिर कोई चाहते हैं कि अपना हमें बाहर जाना है, या जो भी है, सेकंड ओपिनियन लेना है। तो लेकिन धीरे धीरे करके अगर मान लो जब मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे करके मसल्स डैमेज हो जाता है, तो पंपिंग पावर कम हो जाता है। तो যত দিন যায় তত তো हाँ, মাসলগুলি तो इसलिए मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में मतलब उंगली का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। तो एक स्टेज के बाद आप आर्टरी खुलवा लेंगे, है ना, आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा कि हाँ मैंने आर्टरी खुलवा ली है, लेकिन एक्चुअल में हार्ट का पंपिंग पावर इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि मसल्स परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो जितना जल्दी हार्ट अटैक का इलाज, मतलब जितना जल्दी अगर आपकी आर्टरी बंद है, उसको जितना जल्दी आप खोलेंगे, उतना आपका हार्ट का मसल्स, एक जान बचाना एक अलग चीज है, मान लो पेशेंट का जान बच रहा है, एक अलग चीज है, दिन बचा, लेकिन बेसी दिन बचा, और दूसरी बात उसको हार्ट फेल नहीं हो, मतलब अच्छा। उसका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, मान लो अगर मान लो एक बार हार्ट का पंपिंग पावर अगर कम हो गया, মরতে বাঁচা এবং ঠিকঠাক সুস্থভাবে বাঁচা, अगर দুটোর মধ্যে अगर आपका পার্থক্য। हार्ट का पंपिंग पावर कम है, तो आप अपना ज्यादा रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकते ठीक, हैं, ये ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं। जान बचना एक अलग चीज हो गया, एक जान बचने के साथ उसका हार्ट की मसल सेव हो जाए, हार्ट का पंपिंग पावर कम ना हो। तो आप सर्च करिएगा नेट पे, टाइम इज मसल। जितना जल्दी, जिस तरह अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आईएलएस में आता है, भले ही रात में 2 बजे भी आए, मेरा तो कोशिश यही रहता है कि तुरंत उसको कैथलैब में ले जाके उसका आर्टरी को खोल दिया जाए। प्रॉब्लम है पेशेंट का, पेशेंट या तो लेट आता है या फिर किसी भी कारण से लेट हो जाता है, लेकिन हम लोगों का तो पूरा कोशिश यही रहता है कि जितना जल्दी पेशेंट आए, जितने बजे भी आए, যত তাড়াতাড়ি মানে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, যত তাড়াতাড়ি পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে যাবে, তত ট্রিটমেন্টটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ट्रीटमेंट হবে। आर्टरी खोलना है, ट्रीटमेंट तो देखिए मेडिसिन भी खा रहे हैं, मेडिसिन। ये बात है, जान बचाना एक अलग चीज है, बार बार बोल रहा हूँ, जान बचाने के साथ साथ हार्ट की मसल्स बचाना, ताकि हार्ट का पंपिंग पावर कम ना हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम ना हो, जो इको में देखते हैं, बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो। আমাদের নরমাল যে আমাদের রক্ত সংবহন তন্ত্র যেটা हार्ट का जो আমাদের मसल्स है, जैसे हाँ, काम कर रहा है, तो आर्टरी बंद होने से मसल्स डैमेज हो जाती है, ठीक ठीक जैसे जैसे टाइम लगेगा मसल्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। एक टाइम के बाद खोलने पे जस्ट आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा कि मैंने खोलवा लिया है, लेकिन उससे मसल्स कितना इम्प्रूव हुआ उसके बारे में আমাদের comment শরীরের करना বিভিন্ন मुश्किल है। মাসলগুলো যখন ক্ষয় হতে থাকে, আমাদের পেশিগুলো যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন সেইভাবে সে অ্যাক্টিভিটি করতে পারে না। ডাক্তারবাবু সেটাই বললেন যে যত তাড়াতাড়ি মাসল যাতে সুস্থ থাকে, মাসল যাতে ঠিকঠাক থাকে, নরমাল থাকে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। এই প্রবলেমগুলি থেকে আমরা মানে এই প্রবলেমগুলি যাতে না আসে, সেজন্য দর্শকদের কি করা উচিত, একটু দর্শকদের জন্য বলুন। देखिए हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रिस्क সেটা फैक्टर्स हैं। একেবারে পুরোপুরি নিজের উপরে, देखिए হার্টকে সুস্থ রাখা। कुछ चीज है जो आपको फैमिली में मिलती है, जिस तरह आप फादर मदर को आप चेंज नहीं कर सकते, मान लो हेरिडिटी, मान लो आपके फादर मदर को है, या आपके फैमिली में अगर आपने देख रहे हैं हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है, तो हाई चांस है कि आपको भी होगा, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। मेल्स के अंदर हार्ट अटैक थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है जब तक फीमेल्स को मेंसेस चलता है। अच्छा, मेंसेस में प्रोजेस्टेरोन करके जो हार्मोन है, वो फीमेल्स को हार्ट अटैक से बचा के रखता है। जब तक उनका मेंसेस खत्म होने के बाद अगेन उनको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर कोई फीमेल डायबिटीज है, आफ्टर 45 हमें जो भी हर व्यक्ति कोई पेशेंट ओवरी निकलवा लेता है, तो उसमें वो बेनिफिट इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक ठीक है ना। तो आपका अगर कोई पेशेंट, अगर कोई फीमेल डायबिटीज है, उसको हो सकता है हार्ट अटैक, अगर मान लो मेंसेस भी चल रहा है। मेल को थोड़ा जल्दी होता है, কারণ और ডায়াবেটিস আমাদের অনেক কিছুকেই हाँ, ক্ষতি করে हाँ, দেয় जो শরীরে। स्लो साइलेंट किलर है वो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, আচ্ছা, इनकी वजह से धीरे धीरे करके কারণ सब আমরা organ damage होता আজকালকার है। দুনিয়ায় তো কারণ যে স্টুডেন্ট তার পড়ার চাপ থাকে, যে চাকরি করছে তার হয়তো 30-35 বছরের যে মানুষ ব্যক্তি, তার থাকে চাকরির চিন্তা বা উপার্জনের আর্নিং এর একটা টেনশন থাকে, যে সংসার করছে তার একটা ফ্যামিলি মেম্বারসদের নিয়ে একটা টেনশন থাকে, যখন বয়স হয়ে যায় তখন বিভিন্ন রোগ বা এসব নিয়ে একটা টেনশন থাকে। টেনশন সবার থাকে, হাইপার টেনশনটা কি একটু যদি দর্শকদের জন্য বলেন। देखिए जैसे मैंने आपको बताया हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर में बहुत सारे रिस्क ठीक। फैक्टर हैं, तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है।
तो हाइपरटेंशन बेसिकली जब हार्ट अपना ब्लड पंप करता है तो जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120/80 है नॉर्मल एडल्ट के अंदर, और उसको भी कई तरह से क्लासिफाइड किया गया है। जिस तरह 120 मिलीमीटर मरकरी से 140 मिलीमीटर मरकरी तक वो उसको नॉर्मल कैटेगरी में नहीं है, अभी उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा। मतलब कई लोग बोलते हैं, जिस तरह पेशेंट कोई बोल रहा है कि मेरा बीपी तो 138/80 है, मैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप मोबाइल में गूगल में देखिएगा तो 120 to 140 को प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब उसको नॉर्मल कैटेगरी नहीं बोलते हैं। अच्छा। स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं जब 140 to 160 हो जाए, 140 to 159। अच्छा। ऊपर की बात सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ, डायस्टोलिक के बारे में बता रहा हूँ। स्टेज 2 बोलते हैं अगर 160 to अच्छा 179। नॉर्मल तो 120/80। 120/80। तो हाइपरटेंशन जब बोलते हैं जब आप 130 पर থেকে 120 के बाद 140 तक बोल रहे हैं प्री हाइपरटेंशन। अच्छा। प्री अच्छा। हाइपरटेंशन अच्छा। उसको नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, उसको प्री हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। अगर माने प्रिलिमिनरी स्टेज हाइपरटेंशन है, प्रिलिमिनरी स्टेज। अगर आपका प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। ताकि ब्लड प्रेशर इन फ्यूचर डेवलप ना हो। अच्छा। তখন কি আপনারা প্রেসারের ওষুধ মেডিসিন দিতে শুরু করেন? अब मैं आपको बताता हूँ प्रेशर का औषध कब देते हैं। प्रेशर अगर मान लो कोई एक पेशेंट है उसको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो उसको हम ब्लड प्रेशर का दवा देते हैं 140 और 80 के बाद 140 और 90 मतलब एक मार्कर है। लेकिन डायबिटीज है कोई पेशेंट, डायबिटीज में जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो बोलती हैं कि उनके अंदर जो टारगेट ब्लड प्रेशर है हमें 125, 75, 130, 80 तक रखना है। मतलब अगर उनका ब्लड प्रेशर इसके ऊपर है तो मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। मतलब किसी का किडनी डिजीज है, किसी को पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, किसी को हार्ट का बीमारी है ना, किसी को डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों में जो ब्लड प्रेशर है वो अपना टारगेट जो ब्लड प्रेशर है मान लो अगर उसका 130 या 135 भी है तो उसको मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं लेकिन वो एक महीने बाद आके बोलता है मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उस डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मना कर दिया। तो मतलब मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे अगर किसी के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मान लो कोई हेल्दी है, नॉन डायबिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए 140, 90 है उसके ऊपर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन किसी को है पहले हार्ट अटैक हो चुका है, डायबिटीज है, মানে অন্য কোনো ধরনের সমস্যা যদি না থাকে তাহলে 90/140 পর্যন্ত এর নিচে ওষুধ খাওয়ার ডাক্তাররা অতটা প্রেসক্রাইব করেন না। কিন্তু এর উপরে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে বা অন্য কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে, ইন্টারনাল কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে, তবে 90 এবং 140 একেবারে প্রিলিমিনারি স্টেজ যেটা হাইপারটেনশনের, হ্যাঁ उससे भी पहले मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 130 पे भी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। अगर তখন থেকেই প্রেসারের ওষুধটা খাওয়া দরকার। হাইপারটেনশনে কি কি মানে সিম্পটম গুলি কি কি? হাইপারটেনশন তো আমরা বলি যে খুব মানে টেনশন করো না বলি আমরা, কিন্তু हाइपरटेंशन का जो सिम्टम है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल से हाइपरटेंशन है। अच्छा। और कितनी तेजी से हाइपरटेंशन बढ़ा है। जिस तरह मान लो आपने कई ऐसे पेशेंट देखे होंगे, आपके यार दोस्त कई होंगे, बीपी अचानक से देखेंगे मेरा तो 180 है लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। बीपी फ्लक्चुएट करे अनेक समय विभिन्न कंडीशन में। इसके बारे में बता देता हूं पहले, जिस तरह आप जो सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग होते हैं जिनका बीपी ऊपर वाला सिस्टोलिक 180 रहता है लेकिन वो बोलते हैं मेरे को तो कोई सिम्टम फील नहीं हो रहा है ना। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि बीपी 150 भी हो जाए तो बोलते हैं मेरे को हेडेक होने लगा है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितने लंबे कितने लंबे समय से आपका हाइपरटेंशन है। मान लो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, पिछले 10 साल से है, 15 साल से है, 5 साल से, अगर पुराना हाइपरटेंशन है तो आपको ज्यादा ब्लड प्रेशर पे आपको सिम्टम फील नहीं होंगे। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल है, अचानक से किसी कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आपको 150, 140 पे भी आपको सिम्टम फील होने लगेंगे, हेडेक फील होने लगेगा, ये सब फील होने लगेगा। तो सिम्टम डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितने लंबे समय से है और कितना तेजी से बढ़ रहा है आपका हाइपरटेंशन, तो उस पे सिम्टम फील करते हैं। और अब जिस तरह मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी का लंबे समय से हाइपरटेंशन है तो 180 है, बोलेगा मैं तो मेडिसिन खाने का जरूरत ही नहीं है, मेरा तो 180 है। पेशेंट ऐसे ही बोलता है मैं क्यों खाऊं मेडिसिन, मेरा तो ब्लड प्रेशर 180 है, मेरे को मतलब कोई तकलीफ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम कोई फील नहीं हो रहा है, वो यही बोलता है। लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे करके साउंड किलर, हाँ मतलब धीरे धीरे करके साइलेंट किलर है वो, धीरे धीरे करके हार्ट के ऑर्गन्स को
हार्ट की मसल्स में हाइपरट्रोफी कर देगा, ब्रेन स्ट्रोक होने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इवन तक क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उनको देखा गया है कि ओल्ड एज में मेमोरी लॉस जल्दी होता है, अच्छा, डिमेंशिया जल्दी होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है, हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, हार्ट फेलियर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग में पेशेंट को सिम्टम फील नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंट रिलक्टेंट रहता है कि मेडिसिन मैं नहीं लूंगा। और किसी का अचानक से अगर बीपी बढ़ रहा है, मतलब सडनली अगर राइज कर रहा है हाइपरटेंशन, तो उसको सिम्टम फील होगा, थोड़े से भी राइज करेगा। तो सिम्टम डिपेंड करता है कि आपका कितने लंबे समय से और कितना तेजी से आपका बढ़ रहा है। रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है? देखिए, हाइपरटेंशन का जो रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। एक तो जेनेटिक ही है, दूसरा हाइपरटेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा। एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी तो ये हो गया कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इस तरह आपने ओल्ड एज में देखा होगा, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हाइपरटेंशन होने लगता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जब आपको कोई किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे किडनी खराब है उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। कोई ट्यूमर है उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो मोस्टली जो 90% जो पेशेंट्स हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के, जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ओल्ड एज की वजह से जो होता है। सबसे बड़ा कारण तो जेनेटिक है, दूसरा है ओबेसिटी। अच्छा, मोटापा मोटापा होना, मतलब अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, स्पेशली एब्डोमेन आपका ओबेसिटी है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है अगर आप एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्सेस अल्कोहल ले रहे हैं, है ना, और आपका ये सब जो ऑयली फूड से ओबेसिटी होगा, डायरेक्ट नहीं है, मतलब जैसा मान लो ऑयली फूड खाएंगे, इनडायरेक्टली अल्कोहल ले रहे हैं, है ना, तो उससे अल्कोहल इज प्योर कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो उसकी वजह से आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी होगा, तो उसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन डेवलप होगा। स्मोकिंग ले रहे हैं आप बहुत ज्यादा, नो कार्ब्स, এটা কি এটার জন্য এই আওয়াজটা মানে হাইপারটেনশন বা এরকম নো? ना 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 ऐसा नहीं है। कार्ब्स देखिए बॉडी के लिए हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन हाँ, ठीक, एक्चुअल में इंडियन पेशेंट एक्टिविटीज जন্য তো कार्बोहाइड्रेट, हाँ, इंडियन मैन जो है वो या इंडियन पॉपुलेशन प्रोटीन डाइट कम लेते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी पर डे का रिक्वायरमेंट रहता है, तो जनरली प्रोटीन रिक्वायरमेमेंट कम रहता है। और একেবারে ধরুন বেবি মানে ছোটবেলা থেকেই প্রোটিন সাপ্লিমেন্টটা অনেকটাই কম থাকে, प्रोटीन डाइट कम है, कार्बोहाइड्रेट डाइट थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिव। तो ऐसे 9 कार्ब तो एक ठीक बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इज मस्ट, बिना कार्बोहाइड्रेट के लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो पर जो भी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, है ना, आपका कोई अदर तरह की बीमारी, ये सब कारण है हाइपरटेंशन के। হাইপারটেনশন রিলেটেড মানে যে হার্ট ডিজিজ সেটা মানে কি ধরনের? देखिए, हाइपरटेंशन से जिस तरह एग्जांपल है, जिस तरह अगर आप डंबल मारते हैं, डंबल मारने से क्या होगा, आपका हाथ का मसल्स मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो अगर मान लो ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट को फोर्सफुली काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा हार्ट को उतना दबाव पड़ेगा कि उसको तो ब्लड पंप करना है। तो लगातार लंबे समय से अगर किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हार्ट का मसल्स बहुत मोटा और थिक हो जाता है, जिसको हम इको जब कोई पेशेंट करता है तो उसमें हम एलवीएच लिखते हैं, कंसेंट्रिक एलवीएच, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो धीरे धीरे करके अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन है, या फिर पेशेंट हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले भी रहा है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, मान लो मॉर्निंग में मेडिसिन स्टार्ट किया, तो कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपका 24 घंटे कंट्रोल कर लेगा, शाम तक आते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो पेशेंट तो क्या जनरली क्या होता है कि अपना मॉर्निंग में या डॉक्टर के पास मॉर्निंग में जाता है तो वहाँ ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसको लगता है नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। पर धीरे धीरे करके 24 घंटे अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो हार्ट का मसल्स है वो थिक और मोटा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, और एक स्टेज के बाद वो फेल कर जाएगा अगर बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि और हार्ट के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो भी इंक्रीज करता है, और सडन हार्ट अटैक होने की संभावना हाइपरटेंशन में ज्यादा हो जाती है। तो मतलब डायरेक्ट हाइपरटेंशन है तो आपको हार्ट का अटैक होने की संभावना। এই হাইপারটেনশন যাতে না হয় বা একজন লোকের কি কি করা উচিত তার হাইপারটেনশন থেকে দূরে থাকার জন্য? देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तेजी से चलना है। अच्छा, ज्यादा कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फास्ट वॉकिंग दिनेर जे कोनो समय, हाँ किसी भी समय आप करिए, ठीक है ना। एक एम्प्टी स्टमक ना, एनी टाइम। अगर ओबेसिटी है, ओबेसिटी को कम करिए। अगर मान लो अगर आप ओबेस हैं तो 10 किलो वजन अगर आप कम करते हैं तो आप 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर को कम कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ओबेस हैं तो अगर ओबेसिटी है तो इसको कम करिए। स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद करिए, नमक कम खाइए,
फास्ट फूड में जो मिलता है, जैसे आप नॉन वेज वगैरह जो ज्यादा खा रहे हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नमक कम মিষ্টিটা खाना। অনেকেই এখন খায় না, কিন্তু সল্টেড हाँ सॉल्ट, हाँ সল্টেড হ্যাঁ, বা ফ্রাই করলে ফ্রাই যে কোনো এর মধ্যে সল্টটা থাকে। सॉल्ट बेसी आता है फास्ट फूड में, स्पेशली सॉल्ट ज्यादा रहता है। ये कुरकुरे और इन सब में भी सॉल्ट ठीक, बहुत ज्यादा ठीक, रहता है, चिप्स वगैरह में, হুম। तो सॉल्ट को कम नमकीन लेना है। नमकीन हाँ, जैसा सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है, तो सॉल्ट कम लेना है और अपना कोशिश करना है नॉन वेजिटेरियन डाइट कम लेना है। वेजिटेरियन फल फ्रूट सलाद वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है। तो यही सब है जिसकी वजह से आप मतलब, अगर ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर है और आपने एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर ली, कई पेशेंट आते हैं कि बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर एक बार मेडिसिन में स्टार्ट नहीं करूंगा, मेडिसिन अगर मैं स्टार्ट कर लूंगा तो मैं जिंदगी भर के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा नहीं, প্রেসারের ওষুধটাও এরকমই হয় অনেক সময়। नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना जो नेचुरल वे है হুম, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, হুম, मैंने आपको बताया, वजन कम करिए, হুম, पैदल चलिए आधा घंटे कम से कम, हम्म। सॉल्ट कम लीजिए, হুম, ठीक है ना, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, হুম, হুম। है ना, একটা मेडिटेशन disciplined करिए। lifestyle। हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे, हम्म। वेजिटेरियन डाइट ज्यादा लीजिए, नॉन वेज डाइट कम लीजिए, हम्म। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है आपका हाइपरटेंशन रिवर्ट भी हो जाएगा। मेडिसिन एक बार स्टार्ट कर दिया तो मेडिसिन बंद भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है अपना फिजिकल करने के लिए, है ना, হুম, হুম, হুম। ये बात। আর এখানে আইএলএস এ কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হয় হাইপারটেনশনের, যদি একটু দর্শকদের জন্য। देखिए हाइपरटेंशन के लिए तो ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं है। हम्म। हाइपरटेंशन को तो आपको मॉनिटर करना তো है। রিলেটেড যে ডিজিজ গুলো हाँ, মানে हाँ, আলাদা। हाँ, हाइपरटेंशन के लिए तो आपको पूरी तरह से मॉनिटर करना है। হুম, कई मैंने जिस तरह आपको बताया कि कई बार मॉर्निंग में आपने मेडिसिन लिया, হুম, शाम तक आता है तो बीपी बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम स्पेशली एक एबीपीएम करते हैं। 24 घंटे का एक मशीन लगा देते हैं, पेशेंट को घर पे छोड़ देते हैं, वो 24 घंटे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल मतलब नाप के देता है। तो उस हिसाब से हम लोग ब्लड प्रेशर का मेडिसिन दे देते हैं ताकि 24 घंटे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। হুম, और आईएलएस में तो हार्ट का तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। হুম, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट लेके आता है, अगर इमरजेंसी है, हार्ट अटैक है, तो হুম, हम लोग इमरजेंसी में ही उसका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, पेसमेकर लगा देते हैं। अगर किसी को पेसमेकर का जरूरत है तो उसमें मतलब जिसको जरूरत है टाइम नहीं लगाते हैं। হুম, और बाईपास का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुरा में 50% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। হুম, तो आयुष्मान कार्ड में এটা ফ্যাসিলিটি বড় हाँ, हाँ, ফ্যাসিলিটি। तो 50% जितने भी गरीब लोग যাদের हैं, ফিনান্সিয়ালি financially poor हैं, হ্যাঁ हाँ। প্রবলেমস हाँ, থাকে तो আছে जी- তারা हाँ, আয়ুষ্মান কার্ডের आयुष्मान कार्ड में आपका बाईपास, आपका সেটা আইএলএস एंजियोप्लास्टी, এও সুবিধা আছে हाँ, সেই। पूरा फ्री है। हम्म। आपका अगर मान लो आपका एंजियोप्लास्टी करना है, अच्छा। अगर स्टेंट लगाना है या बाईपास सर्जरी करना है या हम्म। वाल्व रिप्लेसमेंट करना है, पूरा टोटली फ्री है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। আচ্ছা, এমনিতে তো আপনি যেটা বললেন যে একেবারে হাইপারটেনশন বলুন আর হার্ট সুস্থ রাখতে আমাদের পুরোপুরি সুস্থ থাকতেই কিন্তু আমাদের এক্সারসাইজ করাটা সব সময় জরুরি। যে আমরা কোনো প্রবলেম না থাকলেও যদি আমরা এক্সারসাইজ করি তাহলে পরবর্তীতে আমরা কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হব না। সেটাই যদি হয়, জিম করা কতটা মানে হার্ট ডিজিজ देखिए जिम दो तरह का है, एक ठीक। एरोबिक एक्सरसाइज, एक हम्म। एनारोबिक एक्सरसाइज। हम्म। एरोबिक एक्सरसाइज हो गया जिस तरह वॉकिंग, हम्म। दौड़ना, हम्म। स्विमिंग करना, ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा। लेकिन डंबल उठाना है ना, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसको बोलते যেহেতু हैं, আপনি বলছিলেন हाँ, তখন हाँ। এটার মনে নেই। हाँ, तो ये एक्सरसाइज का हार्ट पे कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। হুম, 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 হুম। अगर आप मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट की बात करेंगे, मान लो डायबिटीज, ব্যাড এফেক্ট কিছু আছে কি এটা? बैड इफेक्ट अगर आप एक लिमिट को क्रॉस कर देंगे Cross कर- तो बैड, अगर आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो हाँ, उसके बाद bad हार्ट effect है। अटैक बाबा। हाँ, कोई भी देखिए, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन अगर आप अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे হুম, হুম, तो उसमें तो हो ही जाएगा। ঠিক ঠিক। लेकिन बेनिफिशियल है आपका एरोबिक एक्सरसाइज, হুম, হুম, रनिंग हो गया, হুম। वॉकिंग हो गया, সুইমিং, स्विमिंग हो गया, ऊपर कूदना हो गया, है ना, সাইক্লিং, সুইমিং, साइकिलिंग, ये सब জাম্পিং बेनिफिशियल জাম্পিং। है। ये सब बेनिफिशियल इफेक्ट है हार्ट के लिए। হাঁটাটাই এর মধ্যে সব থেকে মানে আমরা সবসময় হাঁটা চলার মধ্যেই থাকি, যার জন্য হাঁটাটাকে প্রেফার করেন সব। আর যেটা বলবো যে এখন তো শীতের শুরু, একেবারে শীত পড়ছে সময়, এই সময় অনেক সময় মানে আমরা দেখি যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিটা অনেকটাই বেড়ে যায়, বা হাইপারটেনশন মানে কতটা হাইপারটেনশন হয়তো ততটা শীতের সময়। हाँ, नहीं देखिए, शीत के समय क्या रहता है कि पूरी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि बॉडी वार्म रखना है। ঠিক ঠিক। बॉडी वार्म करने की वजह से बेसिकली बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিটা বেড়ে যায় हाँ, অনেকে ये বলে। हाँ, হ্যাঁ। हाँ, कारण क्या है ना, बॉडी को वार्म करने के लिए पूरी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, হুম, হুম, और वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो बीपी भी आपका
ठंडी के मौसम में आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए ठंडी के मौसम में आपको हाइपरटेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, आपको हार्ट फेलियर भी ज़्यादा मिलेगा अच्छा। और हार्ट अटैक भी ज़्यादा मिलेगा। তো এই শীতের সময়ে মানে কি করা দরকার এবং বয়স্ক বা এখন তো হার্ট অ্যাটাকের প্রবলেমটা অনেকেরই একেবারে ছোট বয়স থেকেই শুরু হচ্ছে, মানে কি ভাবে কি করা উচিত এই সময়? सर्दियों में देखिए बस आप सर्दी से बच के रहिए, वार्म कपड़े पहनिए। আচ্ছা बॉडी को वार्म रखिएगा तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप बॉडी को वार्म करेंगे, अच्छा, मतलब अच्छा। ठंडे मौसम में चले जाएंगे तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आपको वार्म रखिए बॉडी को, मतलब थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट में रहिए, पूरा वुलन कपड़े पहनिए। अगर कोई पेशेंट स्पेशली हार्ट पेशेंट है तो जिसका अच्छा। हार्ट का पंपिंग पावर कम है, আচ্ছা আচ্ছা स्पेशली ऐसे पेशेंट को अगर ठंडी में যারা रहने को হার্টের उसको- রোগী শীতের সময় একটু বেশি গরমে हाँ, থাকা हाँ, দরকার তাদের, হ্যাঁ নয়তো সেই ওই যে পাম্পিং যেটা जिनका मान लो किसी का पंपिंग पावर कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है, হুম হুম तो अगर सर्दी के मौसम में अगर वो रहेगा, अपने गर्म कपड़े नहीं पहनेगा तो हाई चांस है कि उसको हार्ट फेलियर जल्दी डेवलप हो जाएगा। তো আজকে আমাদের আলোচনা অনেকটাই হয়ে গেল, আমরা ছোট করে অনেক কিছুই আমরা জানলাম যে এই শীতের এই মরশুমে কি করে। শেষমেশ কি আপনার বার্তা থাকবে এই হার্ট এবং হাইপার টেনশন নিয়ে? কারণ হাইপার টেনশন থেকে নিস্তার পেতে হলে বা হাইপার টেনশনের সমস্যা যাতে আমাদের না হয় সেটা থেকে দূর থাকতে কি বলবেন আমাদের? देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि हाइपरटेंशन एक प्री हाइपरटेंशन ग्रुप है 120 टू 140, হুম तो उस कैटेगरी में जो भी आदमी है হুম 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 तो उसको जो मैंने आपको बताया अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए, হুম वेट लॉस करना चाहिए, हम्म। मेडिटेशन करना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल बंद करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सॉल्ट कम लेना चाहिए। হুম तो प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन में डेवलप होने का 50% प्रोबेबिलिटी रहता है। हम्म। अगर आप प्री हाइपरटेंशन में ही अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो हम्म। आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আর আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আইএলএস হসপিটালে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার হেমন্ত কুমার গর্গের সাথে। উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আপনারা অনেকটাই উপকৃত হবেন আশা করি, এবং সেই মতো আপনারা যদি আপনাদের লাইফস্টাইলটাকে মেনটেন করেন এবং এই শীতের মরশুমে উনি যা যা বলেছেন ঠিক সেভাবেই যদি আমরা আমাদের প্রতিদিনকার যাপনটাকে ইয়ে করে রাখি, এবং শুধু আমি নয় আমার আশেপাশে সবাইকে যদি আমরা এই বলি যে এইভাবেই চলতে হবে আমাদের, এবং আমি ভালো থাকলে পাশের লোকটিও ভালো থাকবে। তো অতএব সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই বলে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি।